नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर। अपन पिछली क्लास के अंदर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। ऊर्जा का क्या होती है, हमने ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था और ऊर्जा क्या होती है। आज हम ऊर्जा का मापन पढ़ेंगे, ऊर्जा का मेजरमेंट कैसे करते हैं। भोजन के रासायनिक तत्वों में विद्यमान ऊर्जा या तो शरीर के रासायनिक तत्वों में विलय हो जाती है या फिर ऊष्मा उत्पन्न कर शरीर को कार्य करने की क्षमता देती है। इस तरह से पोषण विज्ञान में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा पर केंद्रित होती है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अल्कोहल जैसे पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन, खनिज लवण एवं जल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु ये पोषक तत्व अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं अल्कोहल में व्याप्त ऊर्जा शरीर को इन यौगिकों के श्वास के ऊर्जा मुक्ति क्रिया में ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का मापन कैलोरी द्वारा किया जाता है। ऊर्जा मापन की इकाई किलो कैलोरी में इसको नापा जाता है। ऊर्जा की किलो कैलोरी को उसकी ऊष्मा ऊर्जा के मात्रा के संबंध में परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लेते हैं कि ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ताप ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलो कैलोरी 1 kg of water by 1 degree centigrade from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade at normal atmospheric pressure। मतलब जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है उस पर 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने ताप या ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं 1 किलो कैलोरी। पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई के रूप में किलो कैलोरी का प्रयोग बहुत समय से होता आ रहा है, परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ ने किलो कैलोरी के स्थान पर जूल को ऊर्जा की इकाई के रूप में स्वीकार किया है। 1 किलोग्राम पिंड या मास को 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को 1 जूल कहते हैं। ये तो 1 जूल की परिभाषा। अब 1 न्यूटन की परिभाषा देखते हैं। 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करने में प्रयुक्त बल को 1 न्यूटन कहते हैं। ये तो ये हमारी ऊर्जा का मापन, ऊर्जा जो होती है किलो कैलोरी में मापी जाती है और न्यूटन की परिभाषा क्या होती है और 1 जूल की परिभाषा और 1 किलो कैलोरी की परिभाषा क्या होती है। अब हम लेते हैं कैलोरी मीटर। ये एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा नापी जाती है। दोनों में डिफरेंस देखा जाता है। इस यंत्र द्वारा एक व्यक्ति की प्रतिदिन ऊर्जा आवश्यकता ज्ञात की जाती है। साथ ही एक विशेष भोज्य पदार्थ में कितनी ऊर्जा है इसके बारे में भी हमें कैलोरी मीटर द्वारा पता लगाया जाता है। इस ऊर्जा की अभिव्यक्ति कैलोरीज में की जाती है। कैलोरीमेट्री 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री और एक होता है अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री। यदि शरीर में उत्पन्न ऊष्मा को ही ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री कहते हैं। अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री, इस विधि में शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात की जाती है, की गणना की जाती है, उसे हम अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर कहते हैं। जब शरीर में उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात किया जाता है तो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जब शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात की जाती है तो निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा की ऊर्जा की गणना की जाती है, तो अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री
प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री में जो जो उपकरण प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो होती है उसमें हम लेते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड की देखने के काम में आती है, भोजन की ऊर्जा का ज्ञापन करने के काम में आती है। फिर आता है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, एटवाटर रोजा रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर। ये एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्ञात करने के लिए की जाती है। एक होता है इनडायरेक्ट में बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री, ये एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड की देखने के काम में आता है। एक होता है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री और बेनेडिक्ट रोथ रेस्पिरेशन एपरेटर, ये बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को जानने के लिए किया जाता है। एक और होता है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, 3 तरह के होते हैं इनडायरेक्ट में। डगलस बैग उपकरण काम में लेते हैं हम एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग वर्क के अंदर, मतलब कार्य करते समय कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है एनर्जी का, उसका ज्ञात करने के लिए की जाती है। मतलब कैलोरीमेट्री जो होते हैं एक डायरेक्ट कैलोरीमेट्री होता है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में भी 2 होते हैं और इनडायरेक्ट में 3 होते हैं। डायरेक्ट में बॉम्ब कैलोरीमीटर, एटवाटर रोजा रेस्पिरेशन कैलोरीमेट्री का उपकरण प्रयोग किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री, बेनेडिक्ट रोथ और रेस्पिरेशन एपरेटर और डगलस बैग। अब आता है भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण। इसमें सबसे पहले ऊर्जा मूल्य का निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले में हम लेते हैं ऑक्सी कैलोरीमेट्री। ऑक्सी एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड का देखने के लिए लेते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। बेनेडिक्ट नामक वैज्ञानिक ने इस यंत्र का, इस उपकरण का आविष्कार किया था, अतः इसको बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री कहते हैं। इस विधि में भोज्य पदार्थ को जलाने के लिए उपयोग की गई ऑक्सीजन तथा ज्वलन के पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मापी जाती है। इस माप द्वारा भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य ज्ञात किया जाता है। सेकंड आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बैम कैलोरीमीटर द्वारा भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य ज्ञात किया जाता है। भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर में भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन, वसा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोज का पूर्णतः ऑक्सीडेशन हो जाता है। वसा एवं कार्बोज के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एवं ऊष्मा निकलती है। प्रोटीन के जलने से CO2, यूरिया, ऊष्मा निकलती है। परंतु मानव जब इन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो शरीर में इन भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य भोज्य पदार्थों के जलाने से उत्पन्न ऊर्जा मूल्य से कम होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण हम पढ़ते हैं कि वानस्पतिक भोज्य पदार्थों को जब कैलोरीमीटर में रखकर जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित फाइबर भी जलकर ऊष्मा देता है, जबकि मनुष्य में इन रेशों का उपयोग ऊष्मा प्रदान करने के लिए नहीं होता, अतः ऊर्जा मूल्य कम हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में सभी भोज्य पदार्थों का पूर्णतः पाचन नहीं होता है तथा इनका कुछ अंश बिना पचे ही शरीर द्वारा मल मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। इसलिए भी शरीर में भोजन का ऊर्जा मूल्य कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रोटीन का पूर्ण अवशोषण कभी नहीं होता। इसका कुछ भाग यूरिया के रूप में परिवर्तित होकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। शरीर में पाचन, अवशोषण, मेटाबॉलिज्म के दौरान ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का एक अंश नष्ट हो जाता है। भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य भोजन के वास्तविक ऊर्जा मूल्य से कम होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये डिसाइड किया जाता है कि कार्बोज से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, फैट से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। यह शारीरिक ऊर्जा मूल्य एटवाटर द ब्रांडेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों एवं प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि हमारे शरीर में कार्बोज का 98%, वसा का 95%, प्रोटीन का 92% भागी पाचन के बाद अवशोषित हो पाता है। इस प्रकार कार्बोज का 2%, वसा का 5% और प्रोटीन का 8% भाग पाचन एवं अवशोषण के दौरान ही नष्ट हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में 1.25 किलो कैलोरी पर ग्राम मूत्र के माध्यम से शरीर से
विसर्जित हो जाता है। इस प्रकार प्रोटीन का कुछ अंश यूं ही व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि भोज्य पदार्थों का वास्तविक शारीरिक ऊर्जा मूल्य क्या होता है। वास्तविक मूल्य कार्बोहाइड्रेट का जो होता है 4.1 होता है और शारीरिक ऊर्जा मूल्य 4 होता है। प्रोटीन का 5.62 होता है वास्तविक ऊर्जा मूल्य, शारीरिक मूल्य 4 होता है। और वसा का 9.45 होता है और शारीरिक ऊर्जा मूल्य 9 होता है। क्योंकि इनमें से कुछ पाचन में भोज्य पदार्थों का व्यय हो जाता है और कुछ पाचन के कुल प्राप्त ऊर्जा में व्यय हो जाता है, कुछ मेटाबॉलिज्म में नाश हो जाता है। तो कुल मिला के शारीरिक मूल्य जो ऊर्जा का बचता है इनके मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के, तो 4, 4 और 9 होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का 4, प्रोटीन का 4 और फैट का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों की पाचन क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रत्येक भोजन से प्राप्त ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होती है। यानी हमें अंडा, मांस, मछली, दूध, दही की पाचन क्षमता 97% होती है और गेहूं के आटे की 90%, मैदे की 98% तथा मक्का की 60% होती है। तो ये तो हुआ हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है, कैलोरीमेट्री पढ़ा, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री पढ़ा, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री पढ़ा और भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य पढ़ा। कल की क्लास में हम लेंगे भोज्य पदार्थों के कैलोरीमेट्री को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं जो भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य को, कैलोरी मूल्य को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।